हेलो फ्रेंड्स। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत विश्व की भाषाएं और उनका वर्गीकरण देखेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा एक छोटा सा नोट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं जिन्हें भाषा वैज्ञानिकों ने जो है इन्हें 9 या 10 परिवारों में बांटा है। भारत में ही इनमें से 4 परिवारों की जो है भाषाएं बोली जाती हैं। और पिछली जनगणनाओं के अनुसार देखें तो भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की कुल संख्या जो है वह 1650 है। भाषा वैज्ञानिकों ने इन भाषाओं को जो है 4 प्रमुख परिवारों में बांटा है, जिनमें भारतीय आर्य भाषाएं और द्रविड़ भाषाएं जो हैं दक्षिण क्षेत्रों में जो बोली जाती हैं वे प्रमुख हैं। हम सभी जो हैं कोई ना कोई भाषा बोलते हैं और भाषा मनुष्य मात्र की विशेषता है। मनुष्य जो है वे कोई ना कोई भाषा बोलकर आपस में जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। और भारत में तो कई भाषाएं बोली जाती हैं क्योंकि भारत जो है इसमें कई भाषी के जो है लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदी, बंगला, तमिल, मणिपुरी आदि। ये सभी भाषाएं जो हैं परस्पर किस रूप में संबंधित हैं हम आगे देखेंगे। संसार की भाषाएं जो हैं लगभग 4 या 7,000 के आसपास हैं, जिन्हें विद्वानों ने 9 परिवारों में वर्गीकृत जो है करते हैं। और भाषा की संरचना, शब्दावली और इतिहास, यदि हम इन भाषाओं की संरचना, इनकी बनावट, इनकी शब्दावली, इनका इतिहास यदि हम देखें तो हमें जो ये भाषाएं हैं वे एक ही परिवार की संकल्पना जो है उसका मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देती है कि ये जो है एक ही परिवार से संबंधित हैं और एक परिवार की भाषाओं में कई समान जो है भाषिक तत्व मिलते हैं। और भारत जैसे विशाल देश में तो इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें लगभग जो है 1650 जो है भाषाओं के बारे में बताया गया है कि 1650 भाषाएं जो है वे बोली जाती हैं। और संसार में 9 भाषा परिवारों में से 4 भाषा परिवार जो है वे भारत में विद्यमान है, जिसमें पहला है भारोपीय परिवार, यानी जैसे भारोपीय का मतलब है भारत और यूरोप परिवारों से संबंधित हमारी भाषा है आर्य भाषा शाखा, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार की मुंडा शाखा और चीनी तिब्बती परिवार की तिब्बत वर्मी शाखा। तो ये 4 भाषा परिवार हैं जो भारत में बोली जाती हैं, 9 में से 4। ठीक है, संसार की भाषाएं, संसार में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं यह अनुमान का ही जो है विषय है, हो सकता है, क्योंकि पूरे विश्व की भाषाओं की विधिवत गणना संभव नहीं है। और ये जो है ये केवल अनुमान ही किया जा सकता है कि जो है इतनी जो है भाषाएं वे बोली जाती हैं। और ये लगभग 7,000 भाषाएं जो हैं, ये अनुमान लगाया गया है कि 7,000 जो भाषाएं जो हैं वे बोली जाती हैं। ये सारी भाषाएं एक जैसी नहीं हैं और इनकी अपनी विशेषताओं के कारण इन्हें अलग अलग परिवारों में जो है इन्हें बांटा जाता है। विश्व में कितनी भाषा परिवार हैं इस पर भी जो है विद्वानों के मतभेद हैं। तो मतभेद तो शुरू से ही रहे हैं, चाहे वे भाषा परिवार की बात हुई हो या मतलब कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कितने भाषा परिवार हैं, इन सभी में मतभेद रहा है। इसके बावजूद भी एक जो है एक तथ्य को लेकर जो है इन्हें समझने की कोशिश की गई है, इनका वर्गीकरण किया गया है। तो संसार की भाषाओं का वर्गीकरण देख लेते हैं हम कि संसार की भाषाओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो इनका वर्गीकरण जो है भाषा वैज्ञानिकों ने जो है 2 आधार माने हैं। ठीक है, और इसमें से पहला आधार है इनका आकृतिमूलक। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि संसार की भाषाओं का वर्गीकरण जो है वह 2 आधारों पर किया गया है, जिसमें पहला आधार है आपका आकृतिमूलक, दूसरा आधार है पारिवारिक। आप इसे पारिवारिक को जो है ऐतिहासिक भी कह सकते हैं। ठीक है, आकृतिमूलक वर्गीकरण देखते हैं। तो आकृतिमूलक वर्गीकरण का संबंध अर्थ से नहीं होता,
उसका संबंध शब्द की केवल बाहें, आकृति या रूप या रचना प्रणाली से होता है। तो आकृति मूलक वर्गीकरण, इस नाम से ही पता चलता है कि ये इसकी आकृति की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी बाहें, रूप और संरचना की। इसीलिए इस वर्गीकरण में उन भाषाओं को एक साथ रखा जाता है जिनके पदों या वाक्यों की रचना का ढंग एक होता है। ठीक है, तो जिनके पदों या रचना का ढंग एक जैसा होगा तो उन सभी जो भाषाएं हैं उनको इसमें रखा जाएगा। पद या वाक्य की रचना को ध्यान में रखकर इस वर्गीकरण को पदात्मक या वाक्यात्मक भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मॉर्फोलॉजिकल कहते हैं और आकृति मूलक के जो है मुख्य दो भेद हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप आकृति मूलक लिख रहे हैं तो इसके दो जो भेद हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसे डायग्राम में भी बना के लिख सकते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है कि इसके दो भेद हैं। पहला है अयोगात्मक, दूसरा है योगात्मक। अयोगात्मक क्या है? तो अयोगात्मक भाषा उसे कहते हैं जिसमें प्रकृति प्रत्यय जैसी कोई चीज़ नहीं होती और ना शब्दों में कोई परिवर्तन होता है। प्रत्येक शब्द की जो है इसमें स्वतंत्र सत्ता होती है और वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी जो है वह सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। इसीलिए इस वर्ग की भाषा में शब्दों का व्याकरणिक विभाजन नहीं होता, अर्थात संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि कोटियाँ जो है इनमें नहीं आती हैं। ठीक है, ये स्वरनाम थोड़ा गलत हो गया, इसको आप देख लीजिएगा एक बारी। तो अयोगात्मक की क्या है, इसको समझना ज़रूरी है कि इसमें प्रत्यय, हम हिंदी में प्रत्यय लगा के कई शब्द बनाते हैं, तो इसमें प्रत्यय और प्रकृति की चीज़ जो है वह नहीं होती, फर्स्ट। सेकंड के इसमें जो शब्द होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता और ये जो इनके जो शब्द होते हैं, जैसे एक वाक्य है, इनके जो शब्द हैं वे स्वतंत्र सत्ता के होते हैं, उनकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता होती है और यदि उन शब्दों को यदि हम वाक्य में प्रयोग करें, उनसे कोई वाक्य बनाते हैं तो भी वे ज्यों के त्यों रहते हैं। ठीक है, उदाहरण अगर देखें, जैसे कि ये है राम बिट्स श्याम और श्याम बिट्स राम। तो इसमें क्या है कि इन दोनों वाक्यों में शब्दों में कोई अंतर जो है नहीं है, केवल स्थान बदल दिया गया है और पहले वाक्यों में राम करता और दूसरे में श्याम करता है और पहले वाक्य में जो है श्याम कर्म और दूसरे वाले में राम कर्म हो जाता है। तो दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो इसे इस तरह से दे सकते हैं कि भाषा में शब्दों का स्थान जो है वे परिवर्तित होने से अर्थ भी परिवर्तित हो जो है अर्थ जो है वह परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो जैसे चीनी भाषा को ले सकते हैं। हिंदी का उदाहरण देखें तो जैसे कुत्ते ने सांप को काटा या सांप ने कुत्ते को काटा, तो सेम यहाँ पे भी वही है। ठीक है, केवल स्थान इनका परिवर्तन हुआ है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो वाक्य होते हैं या जो ये आकृति मूलक के तहत, इनमें कभी कभी जो होता है निपात के द्वारा जो है अर्थों में परिवर्तन भी होता है। जैसे कि यदि हम देखें कि वांग पाओ मिनक का अर्थ होता है राजा जनता की रक्षा करता है, लेकिन इस वाक्य में वांग के बाद छिह निपात का प्रयोग करने पर शब्द होगा जैसे वांग छिह पाओ मिन, जिसका अर्थ होता है राजा द्वारा रक्षित जनता। ठीक है, तो ये चीनी का ही एक एग्जाम्पल था, हमने ऊपर हिंदी और इंग्लिश को देखा था, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त चीनी भाषा में सुर के भेदों से नितांत विरोधी जो है अर्थ प्रकट करते हैं और चीनी भाषा में मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार के सुरों का जो है प्रयोग होता है। तो सुर के कारण भी जो है इनमें अर्थों का जो है परिवर्तन होता है और चीनी भाषा जो है वे सबसे क्रिस्टल भाषा है और अधिक जो है मात्रा में जो अधिक जनसंख्या में जो बोली जाती है ये भाषा। ठीक है, और इसमें जो 4 प्रकार के सुर हैं वो ये हैं कि पहला जो होगा वह सामान्य संपूर्ण होगा, जिसमें शब्दों का सामान्य लहजा होगा। दूसरा नीचे से ऊपर की तरफ, जिसमें शब्दों के पूर्वांश नीचा सुर में तथा उत्तरांश जो है वो ऊंचे सुर में होगा।
ठीक उसके विपरीत ये है कि ऊंचे से नीचे की दिशा में, यानी पूर्वांश जो होगा वह ऊंचा, उत्तरांश जो है नीचा होगा। और उच्च संपूर्ण शब्दों का उच्चारण जो है उच्च स्वर में होगा। ठीक है, तो ये स्वरों के जो है निम्न और उच्च से भी जो है बोलने से भी जो है इनका अर्थ बदल जाता है। कि यदि हम कोई शब्द बोल रहे हैं तो यदि हम धीमे गति से स्टार्ट करके उच्च पे जाते हैं तो इनका अलग अर्थ होगा, उच्च से स्टार्ट करके धीमे पे जाते हैं तो इनका अलग अर्थ होगा। इस वर्ग में सूडानी, तिब्बती, वर्मी और श्यामी, चीनी आदि भाषाएं जो है आती हैं। और ये अयोगात्मक भाषा जो है वर्गीकरण भाषा में आती है, उन्हीं के उदाहरण है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है योगात्मक। योगात्मक शब्दों से स्पष्ट है कि इस वर्ग की भाषाओं में प्रकृति प्रत्यय के योग से शब्दों की निष्पत्ति होती है। यानी प्रकृति और प्रत्यय, हमने अयोगात्मक में देखा था कि इसमें प्रकृति प्रत्यय जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन योगात्मक में होती है, उन्हीं के कारण जो है शब्दों की निष्पत्ति होती है। योगात्मक के 3 मुख्य भेद होते हैं, ये आगे भी देखेंगे हम। ठीक है, और योगात्मक भाषा का प्रत्येक शब्द जो होता है वह स्वतंत्र होता है, और वही योगात्मक भाषा में आकृति प्रत्यय योग से शब्द निष्पित होता है। इस संबंध में जो है तत्व और अर्थ दोनों का योग होता है। जैसे कि राम हस्तेन धनन ददाती, यानी ये संस्कृत का है जिसका अर्थ होगा राम हाथ से धन देता है। इस वाक्य में राम जो है वह अर्थ तत्व है, और आ जो है वे संबंध तत्व, और हस्त जो है वह अर्थ, और इन संबंध तत्व। तो योगात्मक में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो देखी जाती हैं वो ये कि इनके जो वाक्य होते हैं वे अर्थ और संबंध, ये दो जो है तत्वों से मिल के बनते हैं। इनमें अर्थ और संबंध दोनों का जो है इसमें रूप होता है। ठीक है, इस वाक्य से जो है ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ अर्थ तत्व और संबंध तत्वों में योग है। योग के आकृति के आधार पर योगात्मक को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब योगात्मक के भी 3 भेद हो गए हैं, जहाँ पे पहला है अश्लिष्ट योगात्मक, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा है श्लिष्ट योगात्मक और प्रश्लिष्ट योगात्मक। अश्लिष्ट योगात्मक क्या है, तो इसमें अर्थ तत्व के संरचना तत्वों का भी अंश होता है, लेकिन दोनों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होती है। यानी कि इसमें यदि वर्ग में भाषाओं के अर्थ तत्वों के साथ प्रत्यय विभक्तियों का योग करके योग एक जगह होते हुए भी जो अलग अलग दिखाई देते हैं। और इस वर्ग की भाषा का उत्कृष्ट उदाहरण जो है वह है तुर्की। तो इसमें योग से तो शब्द बनते हैं, लेकिन वो योग जो है वह अलग अलग दिखाई देते हैं। श्लिष्ट योगात्मक वर्गों में वे सभी भाषाएं आती हैं जिसमें रचनात्मक योग से जो है मूल या अर्थ तत्व के कुछ अंश में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि वेद, देह, नीति आदि शब्द है। यदि हम इसमें इक प्रत्यय लगाएं तो कर्मश क्या बन जाते हैं, जैसे वैदिक, नैतिक, देहिक आदि। और यहाँ रचना तत्व इक के योग से अर्थ वाला अंश में परिवर्तन हो गया है। इसके बावजूद भी ये अर्थ जो है वे तत्व एवं रचना तत्वों को पहचानने में कोई समस्या जो है उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी श्लिष्ट योगात्मक जो योगात्मक के उपभेद हैं। और इसी प्रकार से हम अरबी में निम्नलिखित उदाहरण जो है देख सकते हैं। जैसे कि अरबी में क, तब और ये धातु है और इनसे अनेक शब्द बनते हैं, जैसे कत्ब, कतीब, किताब और कत्ल। इनके हिंदी में अलग अलग अर्थ हैं। और कत्ल यानी हत्या, किताब यानी पोथी, कतीब यानी लिखा हुआ, और कतब यानी अभिलेख। इसके अतिरिक्त संस्कृत के अतिरिक्त जो है लैटिन, ग्रीक और अवेस्ता, रूसी आदि की रचना जो है वह भी प्रणाली इसी के साथ दृश्य है। और ये सभी जो है वे संयोगावस्था से वियोगावस्था की तरफ जो जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे कि संस्कृत से हिंदी और लातिनी से फ्रांसीसी। तो आप सभी को पता होगा कि संस्कृत क्या है, हमारी जो है जननी है, इसी से सभी भाषाओं का जो है जन्म हुआ है। और श्लिष्ट योगात्मकता को जो है 2 उपवर्गों में बांटा जाता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ये इसके भी उपभेद आ गए। ठीक है, तो इसमें क्या है, अंतर्मुखी क्या है,
ये देखते हैं तो अंतर्मुखी यानी इस वर्ग के भाषा में जोड़ा गया भाग जो होता है वह प्रधान मूलतः भाग के पश्चात आता है। जो भाग जोड़ा जाता है वह मूल भाग के पश्चात आता है। जैसे सीमेटिक परिवार की प्रमुख भाषा अरबी इसी प्रकार की जो है भाषा है, और अरबी भाषा में कत्व का उदाहरण ऊपर बताया गया था। ठीक है। इसके बाद अंतर्मुखी के भी दो जो है उपभेद है, संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक में अरबी और वियोगात्मक में हिब्रू जो है वे देख सकते हैं। वर्तमान में इस वर्ग का भाषा भी जो है श्लिष्ट योगात्मक भाषा होता जा रहा है, और संस्कृत और हिंदी के विकास इसका अच्छा उदाहरण है। तो वर्तमान में देखें तो इस वर्ग की जो भाषाएं हैं, इस वर्ग का जो भाषा भी जो है वे श्लिष्ट योगात्मक जो है भाषा होता जा रहा है। इन जो भाषाएं हैं वे श्लिष्ट योगात्मक होती जा रही हैं। इसका अच्छा उदाहरण जो है वे हिंदी और संस्कृत का विकास हम देख सकते हैं। संस्कृत में विभक्तियों के साथ ही लगाया जाता था, इसीलिए योगात्मक था, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें विभक्तियाँ अलग से लगाई जाती हैं। और नेक्स्ट है बहिमुखी। तो विभक्ति प्रधान जो होती हैं, इसमें विभक्तियाँ जो है वे आकृति के बाहर से जुड़ता है और यह आकृति के पूर्व से जुड़ता है। तो इसमें जो विभक्तियाँ होती हैं बहिमुखी में, वह आकृति जो है विभक्ति यानी प्रत्यय वे आकृति से पहले और उसके बाद पूर्व से, आकृति के पूर्व और उसके बाहर से जुड़ती हैं, और बाद में भी। भारोपीय परिवारों में भाषा अगर हम देखें तो संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अवेस्ता आदि इसी वर्ग की भाषा हैं। और हम यहाँ पे जो है इसके दो उपवर्गों को देख सकते हैं, संयोगात्मक, वियोगात्मक। संयोगात्मक में है भारोपीय परिवार की प्राचीन भाषा ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, अवेस्ता आदि। और संयोगात्मक होता है, ठीक है, और शब्द में ही संबंध तत्व लगा होता है। उदाहरण के लिए संस्कृत में जो है स यानी पठती वे पढ़ता है। ठीक है। वियोगात्मक यानी भारोपीय परिवारों का ज़्यादा भाषा जो है वह आधुनिक समय में वियोगात्मक हो गया है, और बहुत पहले ही जो है उसका विभक्ति प्राय लुप्त हो गया एवं सहायक क्रिया के रूप में शब्द रखा जाने लगा, जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी या बंगला आदि वियोगात्मक। तो ये थे संयोगात्मक, जो संयोग से जो बने थे दो भाषाओं के, और ये है वियोगात्मक। अब है प्रश्लिष्ट योगात्मक, ये लास्ट है प्रश्लिष्ट। तो इस वर्ग में भाषा के अर्थ तत्व और रचना तत्व इस तरह मिश्रित हो जाते हैं कि उसमें पृथकीकरण संभव नहीं है, और इस में अनेक अर्थ तत्व का जो है थोड़ा अंश जो है काट कर एक शब्द बनाया जाता है, और शब्द मात्र एक शब्द का अर्थ नहीं बताते बल्कि पूरे वाक्य का जो है अर्थ ये बताते हैं। जैसे कि संस्कृत शब्द में जिगमिष्ति यानी कि वह जाना चाहता है। इस एक ही वाक्य में वर्तमान काल, अन्य पुरुष और एक वचन का इस्तेमाल जो है होता है। तो प्रश्लिष्ट योगात्मक क्या है, तो इसमें क्या होता है कि इसके जो तत्व होते हैं, अर्थ तत्व, रचना तत्व, इस तरह से जो है मिश्रित हो जाते हैं कि उससे जो है पृथक्करण करना जो है वे संभव नहीं होता, और अनेक जो है ये अर्थ तत्वों का थोड़ा थोड़ा अंश काट कर एक शब्द बनाया जाता है। तो ये जो है केवल उस शब्द का अर्थ प्रकट नहीं करते बल्कि संपूर्ण जो वाक्य है उसका अर्थ प्रकट करते हैं। और इसका उदाहरण हमने संस्कृत का जो है ये जिगमिष्ति देखा, जिसका उदाहरण था वे जाना चाहती है। तो इसमें वे जाना चाहती है में हमने क्या देख लिया कि काल भी देख लिया, पुरुष या एक वचन आदि का इस्तेमाल भी देख लिया। ठीक है। और प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा को समास प्रधान भाषा भी कहा जाता है, और इसके भी जो है दो भेद होते हैं। तो प्रश्लिष्ट योगात्मक जो है उसको जो है समास प्रधान भाषा कहा जाता है, कि इसमें समास जो होते हैं बहुलता के साथ होते हैं। और इसमें एक है आपका फर्स्ट है पूर्णात्मक समास प्रधान, दूसरा है अंशतः समास प्रधान। इसमें
पूर्णतः समास प्रधान इसमें वाक्य एक शब्द के सदृश्य प्रयोग में आता है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका के चेरी भाषा में नाधोलिनी का अर्थ होता है मेरे पास मत आओ, यानी पूर्णतः जो है इसमें समास प्रधान है ये। ठीक है, और अंशतः इसमें स्वतंत्र शब्द भी होता है और ये पृथक भी व्यवहार में आता है। यूरोप की एक भाषा का शब्द है, जैसे कि दकार की ओत, दकार की ओत है, इसका अर्थ होगा तुम मुझे ले जा रहे हो। आंशिक समास कभी कभी जो है वह प्रत्यय प्रधान और विभक्ति प्रधान भाषा में भी काम आता है, और जबकि पूर्णतः प्रश्लिष्ट में संज्ञा विशेषण क्रिया और अव्यय आदि सब का योग संभव जो है नहीं होता। और भारोपी परिवारों की भाषा में भी जो है इसका कुछ महत्व उदाहरण जो है वे मिलता है, जैसे कि गुजराती में कहूँ जे का जो है मजुके यानी मैंने वे कहा। मेरठ में जो अगर हम देखें तो उन्हें का यानी उसने कहा। कुल मिलाकर आकृति मूलक वर्गीकरण जो है वे मुख्य रूप से विश्लेषण पर आधारित होता है, और इसीलिए इसका महत्व स्वयं सिद्ध है, और ये संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर बढ़ता है, और पूर्णतः वियोगात्मक हो जाने पर ये फिर से संयोगात्मक होना शुरू होता है, और इस तरह से भाषा का चक्र चलता रहता है। तो आकृति मूलक क्या है? तो आकृति मूलक जो होता है वह मुख्य रूप से जो है विश्लेषण पर आधारित होता है, और ये जो है संयोगात्मक से वियोगात्मक की तरफ बढ़ता है। जब ये पूर्णतः हो जाता है वियोगात्मक, तो फिर ये जो है अपना संयोगात्मक होना शुरू हो जाता है। तो ये जो चक्र है भाषा का ये चलता रहता है। ठीक है, तो अभी हमने जो है आकृति मूलक देखा, उसके भेद उपभेद इनको भी जो है समझ लिया है कि कितने थे। योगात्मक और योगात्मक हम दोनों देख चुके हैं, उनके भेद और उपभेद देख चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है पारिवारिक। तो पारिवारिक देख लेते हैं एक बारी। ये है हमारा पारिवारिक वर्गीकरण, इसे हम ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कह सकते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि जो इतिहास से चलता आ रहा हो, या जो एक परिवार की तरह जिसका जो संबंधित हो। ठीक है, तो ये भाषाएं जो होती हैं ये एक ऐतिहासिक होती हैं, और या परिवार की तरह जो है संबंधित होती हैं कि अब इनका जो संबंध है इनके भाषिक तत्व मिलते जुलते होते हैं। तो इस आधार पर भी जो है भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है। ये दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें भाषाओं का एक अंतरंग संबंध होता है, ठीक है, जो केवल बाह्य रचना तक सीमित नहीं होता है, क्योंकि पारिवारिक संबंध तो केवल बाह्य रचना तक सीमित नहीं होते ना, और ऐतिहासिक, बल्कि अर्थ को आधार बनाकर जो है चलता है। और जिस प्रकार एक पूर्वज से उत्पन्न सभी मनुष्य एक गोत्र के माने जाते हैं, उसी प्रकार एक भाषा से कालांतर में अनेक सगोत्र भाषाओं की उत्पत्ति भी हो जाती है, जो एक परिवार में रहती है। अतः यहाँ उत्पत्ति का अर्थ सहसा आविर्भाव नहीं बल्कि क्रमिक विकास का जो है हम समझ सकते हैं। तो मैंने बताया ना ऐतिहासिक या क्रमिक विकास हो गया कि पहले जो भाषा थी उससे दूसरी भाषा उत्पन्न हुई, फिर उससे दूसरी, ऐसे जो है ये भाषाएं चलती रही। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि ये जो है इसमें के अर्थ तत्वों को जो है आधार बनाकर इनका वर्गीकरण किया गया है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ खास नहीं है, इनका वर्गीकरण किया नहीं गया है ज़्यादा। इनको केवल पारिवारिक और ऐतिहासिक आदि अर्थों के आधार पर इनका वर्गीकरण हो गया है। तो केवल रचनात्मकता के आधार पर भाषा का जो वर्गीकरण होता है वह आकृति मूलक वर्गीकरण है, पर रचना तत्व और अर्थ तत्व के सम्मिलन आधार पर जो किया गया वर्गीकरण होता है वह पारिवारिक वर्गीकरण कहलाता है। और भाषाओं के पारिवारिक निर्धारण के लिए निम्नलिखित बातों पर विचार करना जो है होता है, जैसे कि ध्वनि, पद रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द भंडार, स्थानीय निकटता आदि। तो इसमें हमें ध्वनि भी देखनी पड़ेगी,
पद रचना देखना पड़ेगा, उनका वाक्य रचना कैसा है, अर्थ अर्थ देखने होंगे, और शब्दों का भंडार और स्थानीय निकटता भी देखनी पड़ेगी। इन 6 आधारों पर जो है भाषाओं का प्रशिक्षण करने पर कहा जा सकता है कि वे एक परिवार की ही भाषाएँ हैं। तो ये जो 6 आधार है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो पारिवारिक वर्गीकरण है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि पारिवारिक वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है, तो ये भी लिख सकते हैं कि ध्वनि, शब्द रचना, वाक्य, अर्थ और शब्द भंडार और स्थानीय निकटता के आधारों पर किया गया है। और विश्व में जो भाषाएँ अधिकृत रूप में जानी जाती हैं, उन्हें जो है मुख्य 12 परिवारों में जो विभाजित किया जाता है। तो इन 12 परिवारों को हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी तो ये संसार की जो भाषाएं हैं उनका वर्गीकरण 2 आधारों पर जो किया गया था वो हमने देखा है। भारत की जो भाषाएं हैं उनका वर्गीकरण हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको ये कैसा लगा, ये आप मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। धन्यवाद।